हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है राष्ट्रीय आपात उपबंध अनुच्छेद 352। ये नॉर्मली आपके 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो बहुत फास्ट अपलोड कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर ये बहुत 29 तारीख को, फिर 1 तारीख को ही पेपर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ही आप लोगों को इसके सारे नोट्स उपलब्ध करा दूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहेंगे, अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख 15 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित है। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ऐसे प्रावधानों के कारण संघीय प्रकृति एकात्मक प्रकृति में बदल जाती है। मतलब राज्य सरकार जो केंद्र सरकार है वो एकात्मक में बदल जाती है, सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और राज्य पर नियंत्रण करने का अधिकार रखती है। आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा, देखिए अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाहरी आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि क्या है। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेजे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। 2/3 मतलब 67% के आसपास। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन ना मिलने पर यह परिवर्तन में नहीं रहती, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 महीने के लिए परिवर्तन में बनी रह सकती है। अब उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए एक ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है जिसे जारी रखने के अनुमोदन को प्रस्ताव लोकसभा निरस्त कर दे। प्रभाव क्या पड़ता है इनसे, देखिए केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव। पहले हम कार्यपालक के दृष्टिकोण से देखें तो केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यद्यपि राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता। विधायी संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता। उपरोक्त कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर वित्तीय, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक विवरण को संशोधित कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार
1 वर्ष के लिए कितने समय तक बढ़ा सकती है। उपरोक्त दोनों विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए ही लागू रहते हैं। मूल अधिकारों का प्रभाव। देखिए, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइवर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। मतलब 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित है, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकता है और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण। दूसरा दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छेड़ने के कारण। फिर है जून 1975 से मार्च 1970 तक आंतरिक अशांति के कारण, जिसमें नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी सब्जेक्ट के नोट्स मिल सके। धन्यवाद।